हेलो 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 उधर तो आवाज़ आउट नहीं क्या है आवाज़ नहीं आउट પૂછો જો હજુ અત્યારે હજુ આવે બોલ પૂછો જો ચાલુ જ છે हेलो गुड मॉर्निंग हेलो પછી સ્ક્રીન પર સ્ક્રીન કરો ચાલુ છે પછી કરું हेलो કેમ કે બોલશો હું એ જ કહું છું ને હેલો ધ્યેય અવાજ આવે છે હેલો હેલો ધ્યેય બોલ દેવાંશ હેલો દેવાંશ બોલો દે તમે અવાજ આવતો હલો હલો એનું ઉપર છે કનેક્શન ચાલુ જ છે હલો હલો અવાજ આવે છે દેવાંશ હલો મનાંશુ હલો હલો આવે છે આવે છે ચાલુ કરતો ને ફરી કર્યા બધું આવે છે બોલતો નહીં કોઈ આવે જ છે અવાજ ખબર નહીં બોલતો ચાલુ નહીં कर दो चालू कर दो पढ़ाओ हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एक यात्रा यह भी हम शुरुआत करेंगे हमने लास्ट देखा था किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता है उसकी समरी आपको समझाई थी शुरुआत करते हैं यहाँ से लेखक शुरुआत करते हैं एक यात्रा यह भी लेखक का नाम है रामदरस मिश्र कहानी में रिक्शे वाले की बात है उनकी जीवन की घटना और नारी के प्रति उसका जो जीवन है वह यहाँ दिखाया गया है और कर्तव्य बोध की बात बताई गई है लेखक बताते हैं कि मैं बहुत यात्रावीर हूँ यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा लेखक यात्रा बीरू है मतलब बाहर घूमने फिरने में उन्हें डर लगता है और अक्सर होता है कि हम अपने घर पर है तब तक अपने आप को सही सलामत समझते हैं बाहर निकलते हैं तो आजकल चारों ओर डर फैला हुआ है सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है असहजता अस्वाभाविकता का अनुभव होता है और अंट संट किराया मांगने वाले अंटन संट मतलब रिक्शा वाले अक्सर ऐसे करते हैं ऑटो वाले किराया जो गवर्नमेंट ने नियत किया होता है इसके अलावा दूसरा ज़्यादा किराया मांगते हैं और एक बार डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ गया पत्नी साथ थी इसलिए अस्वस्थ बनी हुई थी स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई बाबूजी आप आखिर कहीं जा रहे हैं तो कोई ऑटो तो करेंगे ही ना तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसी आवाज़ महसूस हुई कि मैंने स्वीकृति दी उन्होंने बताया कि यहाँ अचानक हाँ कह दी स्वीकृति दे दी ऐसा महसूस हुआ किसी की आवाज़ ऐसी होती है जिसको सुनकर हम बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया उसके द्वारा बताए गए वांछित मतलब जो पैसे दिए गए वह डॉक्टर के घर की कॉल पर बेल बजाई ज्ञात हुआ डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी जहाँ जाना था वहाँ गए और डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी ऑटो वाला बिना कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था हमें नई जगह पर पहुंचा दिया मैंने पूछा कितना
पैसा दे दो। रिक्शा वाला बड़ी विनम्रता से बोला, बाबूजी जो इच्छा है वो दे दीजिए, डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त होना। मतलब अलग अलग प्रकार से जो जगह उनको जाना था, तो पहले डॉक्टर के वहाँ गए, डॉक्टर ने जो जगह पर ले गया वहाँ से डॉक्टर न मिलने पर दूसरी जगह के लिए ऑटो वाले ने बताया, हाँ बाबूजी जो इच्छा है दे दीजिए। अक्सर बहुत कम ऐसे रिक्शा वाले होते हैं जो इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि जो आपकी इच्छा हो वह किराया दे दो। मतलब अच्छा रिक्शा वाला था। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाइएगा? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम यहाँ देर लग सकती है। अब देखिए कि देर लग सकती है, शुरू हो गया है। पर कुछ बोला नहीं, हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वहीं वह खड़ा था। हमें महसूस होने लगा कि वह ऑटो वाला कुछ और है। आम जो ऑटो वाले होते हैं उससे अलग ऑटो वाला वह था। वह हमारे भीतर घर करता गया, यानी कि उसकी अच्छाई उनको लगी। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब जाऊं? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको यहाँ जाना होगा, मैं ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। यानी शताब्दी एक्सप्रेस, कर्णावती एक्सप्रेस इस प्रकार से एक्सप्रेस होती है। तो अक्सर वह यह चाहता था कि यह ऑटो रिक्शा वाला अच्छा है तो उसे इस प्रकार से वह आने जाने में व्यवस्था मिले। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक ने बताया कि हम आज थके हैं तो कल हम आएंगे। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करने लगा। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे कमरे में बुला लिया। लेखक को उसने बाबूजी संबोधन किया और उनकी पत्नी को अम्मा संबोधित किया। घुमा फिरा कर होटल पर गए तो चाय पीने के लिए जब उसे कमरे में बुलाया तो वह बहुत संकोच के साथ आया और उसने अपनी पारिवारिक वार्ता शुरू कर दी। उसने अपने घर की बात की। लेखक ने बताया उसे कि तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है और मैं BA पास हूँ। उसने अपनी परवरिश अपने भाई के द्वारा हुई। वह वकील है और अपने भाई भाभी के साथ रहता है। इसके अलावा वह मूलतः आगरा का है, ग्वालियर में आया है। मैंने आपको समझाया था। आपको फिर से एक बार एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी। अवांछित मतलब जिसकी इच्छा न हो वैसी घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी मतलब उसकी हालत बहुत बुरी थी और गिनगिनाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ उम्र के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहिए मतलब मुझे बेचना चाहते हैं। मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, किंतु उस बूढ़े खुसट के साथ मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। बूढ़े खुसट के साथ मतलब जिसकी उम्र ढल चुकी है, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ जाना मतलब ये बात पता ना चले कि क्या करे क्या ना करे। जब ये बात पता नहीं चलती है तो इसे कहा जाता है असमंजस में पड़ जाना। मैं कर भी क्या सकता था? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार की हकीकत बयां की। थानेदार पुलिस स्टेशन ले गया, थानेदार के पास गया और थानेदार को ये सब हकीकत बयां कर दी। उसने बताया कि यह लड़की है, इस प्रकार से भागी हुई है एक अधेड़ उम्र के साथ। अधेड़ उम्र के जिसकी उम्र 50 के करीब है, ऐसे व्यक्ति के साथ उसकी शादी करना चाहता है। उसके माता पिता शादी नहीं, उसे बेचना चाहते हैं। तो ये सब बात थानेदार ने जब सुनी तो उसे लगा कि ये बात सच्ची है लड़की की। थानेदार ने FIR मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए
माँ बाप को हवालात ने बंद कर दिया, लेकिन फिलहाल इस चिंता इस लड़की की थी कि इसके माता पिता को हवालात ने बंद कर दिया, लेकिन उस लड़की का क्या करे। अचानक थानेदार ने एक चुप्पी शांत वातावरण में उससे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है। जो रिक्शा वाला था, ऑटो वाला था, उससे पूछा। मैं सिर हिलाया। ऑटो वाले ने ना कहा, मेरी शादी नहीं हुई है। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। आकस्मिक, अचानक किसी ने अगर सीधा पूछ दिया कि आपकी शादी हो गई है, तो मैं आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। और थोड़ी देर बाद ऐसा लगा, पल के बाद ऐसा लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए, आपने मुझे पूछा लेकिन इससे तो पूछा नहीं है। लेकिन क्या मोहन, लेकिन क्या बाबूजी, लेकिन यह भी भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर यानी कि जो ऑटो वाला था अपने भाई के वकील के यहाँ रहता था, उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी की जो बहन थी, उसकी भाभी और उसकी बहन थी, उसके साथ वह शादी कराना चाहती थी। यानी अपनी बहन की शादी वह कराना चाहती थी, और इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था बड़े भाई और भाभी के, और उस पर बहुत बड़े एहसान थे। इसलिए बाबूजी, मैंने सोचा कि भाभी जी की बहन से ही नहीं तो कोई भी अच्छा शादी कर लेगा। भाभी जी की जो बहन है अच्छी है, सुशील है, संस्कारी है, तो उससे कोई भी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। यह जो लड़की, उसकी ज़िंदगी खतरे में, अगर उसके साथ अच्छे व्यक्ति की शादी ना हुई तो बूढ़े खुशट के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी, और वह एक मनमेल विवाह नहीं होगा, अनमेल हुआ। जैसे प्रेमचंद की कहानी निर्मला में होता है, तोताराम और निर्मला की शादी। लड़की सुंदर भी थी, परिचित थी, और सबसे अहम बात यह थी कि संकट में है, और इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वह बेच दी जाएगी। माता पिता हवालात में बंद कर दिए गए, लेकिन लड़की घर गई तो उसके माता पिता उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसे बेच देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने ये समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसी नारी निकेतन में रखवा दो। नारी निकेतन एक ऐसी संस्था है जहाँ इस प्रकार की समस्या से गिरी हुई लड़की या महिलाएं आती है। लड़की से माँ बाप खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में ऑटो रिक्शा वाले के साथ शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं। इस प्रकार के थानेदार और इस प्रकार की घटनाएं अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है। विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता था मैं कि कोई कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलन में कविताएं भी पढ़ता है, और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। कवि होता है मतलब कवि का हृदय संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, संवेदना से भरा हुआ होता है, और इसीलिए वह थानेदार संवेदनशील था। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई देता है। जहाँ हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ खुदा एक नया रास्ता खोलता है। और ठीक इसी प्रकार से भाई भाभी को खफा करके, उनकी खफकी सहन करके, उनकी बात सुन के वह घर से निकाल दिया गया, और मैंने अपने भाई की साली से शादी नहीं की। दूसरे दिन जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी, उसने जिससे शादी की थी वह किसी जाति और की थी। आप देखिए, आए दिन जाति धर्म ये सब बदल रहा है ज़माना। आजकल अंतर जातीय शादियाँ हो रही है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हमारी पुरुष और महिलाओं की गिनती आप देखें, 1000 पुरुष के सामने 900, या बहुत से जगह पर 900 से कम महिलाएं बची है। तो बहुत से पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेगी। लड़की शायद अब आने वाले सालों में स्वयंवर करेगी। तो ये परिस्थिति है कि लड़की आसानी से नहीं मिलती है। तो तुम ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में ही मेरा निबाह होना कठिन था। पराया शहर में भले कोई अपनापन न हो। वे आगरा में अपने भाई भाभी के साथ नहीं रहना चाहता था, वहाँ दूर जाना चाहता। उसका कारण यह भी था कि उसे लगा कि अपना जो भाई है और भाभी है, उन्होंने सहारा दिया, उन्होंने उसे अपने पास रखा,
लेकिन उसके भाई की जो साली थी उसके साथ कोई भी अच्छा व्यक्ति शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ इस लड़की के साथ कौन शादी करेगा। और जो दिन रात उनको अच्छा नहीं लगा, फिर भी ऑटो रिक्शा वाले ने, दूसरी नौकरी मिली नहीं इसलिए आगरा को छोड़कर वह ग्वालियर आ गया और बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, यानी कि कोई भी छोटा आदमी होता है, उसकी सोच, उसके विचार जो ऊंचे होते हैं, तो जाति धर्म या ये सब मायने नहीं रखता, व्यक्ति अपने आप खुद बड़ा होता है। और बड़े बड़े लोग नारी हित में बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन वास्तव में जब ऐसा व्यवहार करने की बात आती है तो वे लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से कहा कि एक लड़की को दुर्दशावस्था में होने के बचा लिया, जीवन के साथ उसे सम्मान दिया। एक लड़की को जो जान देने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, कुएं में गिरने वाले थी, एक आधेड़ उम्र की व्यक्ति के साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसे बचा लिया। भाई भाभी की खब्ज की, वे खफा हो गए, लेकिन फिर भी एक इंसानियत को उसने जीवित रखा और लड़की से शादी कर दी। मोहन ऑटो रिक्शा चलाने लगा, पढ़ा लिखा था, इस कार्य से उसे संतोष मिला। मैंने तो बहुत बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई। वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक मतलब यह तुम्हारा वेतन है, तुम्हारी मजदूरी है, तुम्हारा डेली वेजिस है, कोई दान थोड़े दे रहा है। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं और इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल नहीं रहा। पैसा तो और लोगों से कमा लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे सहन करूं। बाबूजी और अम्मा उसे कहा था और इसलिए, लेकिन यह तो बहुत बात है, इतना लूँगा कि आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है। एक रिक्शा वाला, जिसकी महानता की बात है, इंसानियत की बात है, उसने अपने भाई भाभी की जो साली थी उसके साथ नहीं शादी की और इंसानियत को उसने जीवित रखा। यहाँ लेखक को बाबूजी कहता है और कहता है कि मेरी एक शर्त है। क्या है बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन नंबर पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता हूँ। क्या? हाँ भाई हाँ, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक ने बताया, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। यह याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूरी कहानी में यहाँ कहीं नाम नहीं आता है लेखक का, और यहाँ उन्होंने अपना नाम सत्यकेतु बताया, पत्नी का नाम बताया कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमें साथ नहीं देते हैं, लेकिन पराये होकर अपनों से ज़्यादा साथ देते हैं। परायों का परायापन अपनापन बन जाता है और अपनों का अपनापन कभी पराया बन जाता है। अपने पराये होते हुए पराये कभी अपने जैसे लगते हैं, ऐसा अपनापन यहाँ दिखाई दिया। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यात्रा भीरु मतलब यात्रा से डरने वाला, अंट सन मतलब मर्जी से आए, वैसे निरंकुश अंट सन रिक्शा वाले ऑटो वाले पैसे लेते हैं। आश्वस्त मतलब आश्वासन, तसल्ली। इंतजार मतलब प्रतीक्षा, बाट देख रहा था मतलब राह। छेड़ना मतलब उकसाना, टू प्रोवोक। त्या मतलब मसीहा देवदूत, उबारना, बचाना, पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, चुप्पी छा जाना, शांति, असमंजस में कुछ समझ में ना आना, द्विधा में पड़ना, निबाह हो जाना, घर का गुजारा निकलना, और उद्विग्न करना, पीड़ा देना। आशा रखता हूँ कि विद्यार्थी मित्रों आपको ये बात समझ में आई होगी और